एक ओटला है, दो ओटला है, ओटला कवर्ड है, ओटला कवर्ड नहीं है, तो वो बहुत एरिया के डिफरेंसेस हर एक फ्लोर पे मिलेंगे। तो उसको रैशनलाइज कैसे हम लोग कर सकते हैं ताकि हर एक मेंबर के साथ हम लोग फेयर प्ले करें और किसी को ऐसा बड़ा नुकसान ना हो। हम एक टेबल बना देते हैं कि टोटल व्हाट इज़, मतलब जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम यदि सरफेस पे आता है तो हमें पहले देखना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कितना है कंपेयर टू ओवरऑल प्रोजेक्ट साइज। सो एक बार मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं एक्सरसाइज करता हूँ कि ये आपके ओसी प्लान्स हैं आपने शेयर किए हैं और वो हिसाब से, और हो सके तो मेरी कुछ आर्किटेक्टिंग में, वैसे हमने प्लॉट मेजरमेंट के लिए भेजी थी आर्किटेक्टिंग, हम लोग बड़ा बड़ा सर्वे करके गए थे प्लानिंग करने के पहले, तो कोई टीम भी भेजता हूँ जो मेजरमेंट भी कर ले और थोड़ा टाइम दीजिए, देन भी कम आउट विद एन एग्जैक्ट इशू कि भाई कितने फ्लैट से कितने एरिया का है, और उसके बाद में कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। आपके पास 11 दिन और है, 12 के पहले हमारे। हाँ निकालेंगे। और वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क आउट नाइन बाय क्रिएटिंग अ रिपोर्ट से भी कुछ फीडबैक मिले तो सो वी आर डूइंग अ डबल चेक अलॉन्ग विद ऑल द पॉसिबिलिटीज कहाँ पे क्या है, एंड वो स्टेटमेंट भी अगर हो जाएगा तो इट विल बी ईजियर। ऑब्जेक्टिव ये है, सिर्फ एक ही मानना है कि ये सब चीज़ में भी सोसाइटी जितनी यूनाइटेड रहे वो बेहतर होगा। हमारा लोगो ही है यूनिटी टू स्टैंड, सो यूनिटी में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो जेन्युइन है उसको हम लोग मिलके सोल्यूशन, इनसे भी सोल्यूशन मांग रहे हैं, आपसे भी मांगेंगे। कीप कम्युनिकेटिंग व्हाटएवर सॉल्यूशन है, मैं आल्सो मैं पॉज लूँगा। मेंबर्स को किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अब तक जितना पूछा? हमारा का जो स्कोप आएगा वो कहाँ पे आएगा, नहीं पे आएगा तो कहाँ पे? हमने फिलहाल जो प्लानिंग किया है उसमें 2 ही बिल्डिंग प्लान किए हुए हैं 8-8 फ्लैट्स के, तो डेफिनेटली उसमें ही आ पाएगा। हम कोशिश करेंगे उसको भी हम हमारे सेम कंपोनेंट में ले लें। आज तक हर एक प्रोजेक्ट में वैसे ही हुआ है, सो इसी प्लॉट का आएगा, इसी प्लॉट पर बाहर का कोई प्रोविजन है या नहीं? ये स्कीम में नहीं है। हाँ એટલે એરિયામાં જ આ જ વોર્ડની અંદર થશે તો સેમ એડજોઇનિંગ यस सर एम्यूनिटीज़ जनरली जैसे कि हमने वन बोरीवली में देखा, टेरेस पे भी हमने काफ़ी एम्यूनिटीज़ दिया है। यहाँ पे अभी प्लानिंग एनी एम्यूनिटीज़ ऑन द टेरेस, और टेरेस इज विदाउट एनी एम्यूनिटीज, सब कुछ इस पे आए। नहीं, टेरेस पे तो एम्यूनिटी देना ही चाहिए आपको। आज के पोल्यूशन के टाइम में ऊपर बहुत सारी प्योर एयर मिलती है। आप जब 100 मीटर मतलब करीब 3000 फुट के ऊपर है तो नियरली आधा खंडाला तक आप पहुँच गए हैं, और आपको लिफ्ट एक्सेस है, तो इतनी प्योर हवा में आपको कुछ ना कुछ तो एम्यूनिटीज होनी चाहिए। सो वी विल एंश्योर दैट। यस, तो अभी वो प्लानिंग बाकी है, बट बाकी का जो नीचे का आपका वी आर नॉट श्योर ऐसे ऑफ ना। ओके, दैट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। जनरली सर ये देखा है कि हम लोग थोड़े स्लो हो जाते हैं जब ये डेवलपर सिलेक्शन हो जाता है, डीए उसके बाद बाकी का प्रोसेस, तो क्या होता है बाय द टाइम कि सिलेक्टेड डेवलपर कन्वेंस होता है, डीए पे थोड़ा डील हो जाता है। तो अभी जब आप अपना प्रपोजल भेजेंगे, हम आपको अपना हम आपको हमारा डीए का कॉपी भेजेंगे, सो दैट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट गोइंग थ्रू लुक एट द प्रोसेस, एंड मेंबर को भी हम लोग एजुकेट करेंगे कि ये डीए के टर्म्स एंड कंडीशन जो मोस्टली टेंडर में हमने कवर कर दिए थे, ताकि लास्ट मोमेंट पे जब साइन करने का टाइम आए तो किसी को एम्बिग्यूटी न रहे, ना आपके साइड से ना हमारे साइड से, राइट? another big document. There is some question. 30 फीट ऊपर कितने जाते हैं? मुझे नहीं लगता है ये 70 मीटर्स तक आपकी एफएसआई कंज्यूम होगी, तो ये एफएसआई कैलकुलेशंस होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमने लिफ्ट और लॉबी और उनका प्लानिंग ऐसे किया गया है कि हमको शायद 70 के ऊपर भी जाना पड़े तो हम जा पाएंगे। तो इनके जो टेंडर रिस्पॉन्स थे अप टू 120 लिखा था, 120 मीटर्स। तो जब प्लानिंग होगा तो फाइनली बताएंगे कितने फ्लोर्स, 3-4 माले के ऊपर कितने हैबिटेबल फ्लोर्स बनेंगे। ए बिल्डिंग भी सेम हाइट होगा कि? ए बिल्डिंग का उतना हाइट नहीं होगा सर, छोटा होगा कंपेयर टू। उतने तो होंगे, नहीं ऊपर कितना जाएगा? जस्ट अ सेकंड सर, मैं क्लियर है, जो मेंबर जहाँ पर है वहाँ पे उसको फर्स्ट चॉइस है। वहाँ से आप लोग आए कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको आगे चल के एसपी रोड का आवाज़ नहीं सुनना है, हमको बड़े मकान में रहना है,
कोई शिफ्ट नहीं, यू आर वेलकम, सो चॉइस इज टू यू। सर आते हैं थोड़े फाइनेंस के क्वेश्चन पे। जब हम लोग ने आपके फाइनेंशियल एनालिसिस किए थे, बैलेंस शीट्स है, नेटवर्क वगैरह है, मेंबर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप, बिकॉज हिस्टोरिकली भी आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, 2700 इज द बिगेस्ट वन व्हाट यू डूइंग राइट नाउ। सो मेंबर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाउ डू यू प्लान, आपके पास फंड्स कैसे मैनेज करोगे कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करके टाइम पे कंप्लीट करके हमको टाइम पे वापस लेके आओगे, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा सब कुछ होगा व्हेन यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट, उसके लिए काम अटकाना नहीं चाहिए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब भी आप साइकिल मैनेज करते हैं, साइकिल आप देखते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द फंड्स, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स कहाँ कहाँ आपके फंड लगते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट है कि जहाँ आपके अप्रूवल का टाइम है, जहाँ तक अप्रूवल आती है और आप बैकेटिंग करते हैं। उसके बाद में आता है कंस्ट्रक्शन, और थर्ड आता है जब आप फाइनल फिनिशिंग एम्यूनिटीज़ वगैरह करते हैं। इन जनरल फाइनल फिनिशिंग एम्यूनिटीज़ में तो इशू कोई भी रियल एस्टेट को नहीं आएगा, क्योंकि बाय द टाइम यू आर रेडी, और समाव हमारा गोफा और रेगा एग्रीमेंट ऐसा कहता है कि स्लैब्स खत्म हो तो आप पैसा ले लो, वो फाइनल फिनिशिंग इज नॉट एन इशू। कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपके प्रोजेक्ट में मेरे हिसाब से एनीवेयर बिटवीन 75 to 105 crores ऑफ रुपीज़ लगेंगे आपके इनिशियल स्टेज में, वेर इन अप्रूवल इज कंसर्न इनिशियल फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे 10-15% होगा, उतना हमारे पास रिजर्व्स है कि जिससे हम उसको वहाँ तक हम पूछ लेंगे, और फिर टाइटल्स आर क्लियर और सिविल एंड ऑल आर क्लियर, वी कैन ऑलवेज हैव अ फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स आल्सो फर्दर ऑन आफ्टर 7500 crore rupees of investment. So basically we don't foresee any issues in legal assets, I mean in financial assets as far as, तो वर्किंग फ्लो करके ही फिर हम आपके पास टेंडरिंग करेंगे। मेंबर फाइनेंस पे कोई क्वेश्चन? इनके हिसाब से ऑन एन एवरेज 100 करोड़ रुपया स्टार्ट करने के लिए रहेगा जो इनके पास रिजर्व है। उसके बाद इफ दे नीड टू गो बैंक्स और अदर सोर्सेज से लेके आएंगे। उनका सिबिल स्कोर चेक किया है, सो बेसिकली सिबिल में पता चलता है कि अगर कोई लोन है तो कितना है, डिफ़ॉल्ट किया है नहीं किया है, इनका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है। तो अब तक तो ऐसा कोई हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड मिला नहीं कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया होगा कोई लोन लेके, बट अभी और स्क्रूटिनी चालू है, तो आई थिंक नेक्स्ट राउंड में और क्लैरिटी मिलेगा। कोई क्वेश्चन फाइनेंस पे? रिलेटेड पार्टीज, आपके पार्टनर्स एंड ऑल, हम लोगों ने एक मांगा था, तो आपके कवरिंग लेटर पे मेंशन किया था जॉइंट वेंचर, दैट यू माइट और यू आर गोइंग टू गो इन द जॉइंट वेंचर इफ यू आर गोइंग इन द फर्दर राउंड। सो व्हेन डज द मेंबर कम टू नो कि आप जॉइंट वेंचर करेंगे नहीं करेंगे, किया तो कौन सा पार्टनर चूज करेंगे, बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू आवर अप्रूवल, इज आवर टर्म्स एंड कंडीशन इन द टेंडर। Subject to your approval, we have no issues. We have already applied. Yes. I feel आज के डेट पे इतनी सारी इंट्रिकसीज हैं ये प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास, कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ कन्वेंस इश्यूज हैं, कुछ प्लानिंग इश्यूज हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है जो ट्रेडिशनल बिल्डरों के साथ में, वो एक बार काम होने के बाद में 5 फुट भी नहीं छोड़ते, और आपके वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हमको छोड़ के काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर टेकिंग एनीवन इन बोर्ड। शायद ले शायद न भी ले, मैं एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर ऑन दिस, वी मे नॉट टेक इट ऑल्सो। शायद ऐसा भी हो कि हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कोई प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को हम हमारे एज अ पार्टनर लें। सो बट वी विल ऑलवेज सी दैट के सोसाइटी इज़ इन प्योर कॉन्फिडेंस, सोसाइटी प्रोफेशनल्स आर इन टू कॉन्फिडेंस। मेंबर ये पॉइंट पे किसी को क्वेश्चन है? जो जॉइंट वेंचर का हमको क्वेश्चन था, कौन सा पार्टनर क्या पार्टनर, इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। किसी को और कोई क्वेश्चन है? आफ्टर द सिलेक्शन पता चले एनी टाइम आफ्टर सिलेक्शन और बिफोर सिलेक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ सोसाइटी वी विल नॉट गो अहेड। सो उनका सोसाइटी रिमेन्स डिसिसिव। सो मैम का क्वेश्चन है कि आफ्टर सिलेक्शन इज अ रिस्कियर थिंग फॉर अस, वॉट एवर हैज टू बी डन हैज टू बी बिफोर सिलेक्शन और बिफोर 79A, that's what you said, right? That is one of the clarity we will need if we are going ahead as the down select. Okay. बराबर बधाने बराबर है। फाइनल आप अग्रीमेंट साइन करके सिलेक्ट करिए, एनी उसके पहले वी शुड नो जॉइंट वेंचर होगा तो नहीं होगा, सॉरी होगा किसके साथ होगा, नहीं हुआ तो फंड्स कैसे मैनेज करेंगे। बाय द वे हम लोगों ने डिटेल फंड फ्लो स्टेटमेंट भेजा है, नयन भाई के टीम ने बना के भेजा, तो वो काफ़ी डिस्क्लोजर करेंगे कि ये 100 करोड़ जो बोल रहे हैं वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और आगे का फंडिंग कैसे करेंगे। तो वो ऑलरेडी उनके पास
डॉक्यूमेंट है जो उनको भर के देना है, जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्लियर है फाइनेंस का? और कोई क्वेश्चन है किसी को? तो सर जैसे आपने कन्वेंस और लिटिगेशन का बात किया, आपको पता है कि हम लोग फेमस हैं काफ़ी लिटिगेशन के लिए। तो आपका ABD के साथ कोई बिजनेस रिलेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शंस, एनी फाइनेंशियल रिलेशंस, एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देम? तो नाउ कमिंग बैक टू द लिटिगेशन, जो हमको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए फॉर द RG एरिया और फॉर द एरिया विच इज़ देयर ऑन द अदर साइड, what is your commitment, what is your support society can expect monetarily or even with the help of legal advisors, कि हम लोग उसको भी पैरेलली रन करें और जब उसका रिजल्ट आएगा ऑल ऑफ अस गेट अ बेनिफिट? मेरा ऐसा मानना है ये काफ़ी टेक्निकल और शूड बैटल है। तो आपको बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल के साथ में और प्रॉपर टेक्निकल वे से करना होगा। मेरा ये भी मानना है कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट बनता है। हम कैसे उसको लेके आ पाए, कितना जल्दी लेके पाए, दैट रिमेन्स टू बी सेड, लेकिन जेन्युइनली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता है और उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जस्टिस इज़ अ कॉस्टली अफेयर इन इंडिया और जस्टिस इज़ ऑल्सो इन बोथ टर्म्स, मॉनेटरी और टाइम। तो मेरा ऐसा मानना है, अनफॉर्चुनेट वी आर दैट कि हमारे पास ये 33(9) जैसी स्कीम है जिसमें आपको FSI की इतनी इश्यूज़ नहीं है। तो उसको साइड में पैरेलल रखते हुए ये साइड हम कैसे कर सकें, तो पूरी कोशिश करेंगे। लेट अस सी हाउ वी बोथ टुगेदर। सी वंस वी आर ऑन बोर्ड, इट इज़ अ फाइट, टुगेदर फाइट। सो हमको भी वही अप्रोच लेना पड़ेगा, आप लोगों को भी थोड़ा माइंडसेट ओपन करके अप्रोच लेना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हमें ऐसा होता है कि हम जस्टिस इनजस्टिस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये हमारे लिए इनजस्टिस है, ये हमारे लिए जस्टिस है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लाइफ में ऐसा होता है ना, जस्टिस इनजस्टिस को छोड़ के हमको आज के टाइम में थोड़ा बनिया जैसा भी बन के एक बार करना पड़ेगा। लेकिन लीगल बैटल तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बिना तो कहाँ पे भी नहीं। सो मेरा क्वेश्चन था, आपका क्या सपोर्ट होगा फाइनेंशियली? यस, देयर विल बी फंड्स रिक्वायर्ड व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द डेवलपर, plus any kind of legal support. I know Market Gandhi are your solicitors and fortunately they are our solicitors too. And Prashant, In fact, that's not fortunate. नहीं फॉर्चुनेट है क्योंकि हमारा खर्चा भी आधा हो जाएगा अगर आपके साथ शॉर्टलिस्ट जाते हैं। तो प्रशांत भाई को बोलेंगे आधा कर देते हैं। Prashant bhai looks after non-lit matters. Yeah. Satyam bhai looks after litigation matters. And Yeah. Satyam bhai is very kharcha kind of a person. But anyway, we will see what best can be done. Because there is a clarity we will need before the second round submission कि what is the commitment एक developer देगा हम लोग को, especially for the litigation because it's a big area and we have already agreed on some sharing percentages in the tender also. Yeah. So I think it's a mutual Absolutely, it's a mutual fight and mutual. We are very optimistic कि कुछ ना कुछ तो outcome मिलेगा उसमें. थोड़ा आपको मिलेगा, थोड़ा आपको मिलेगा, थोड़ा हमको मिलेगा, सबको मिलेगा। I mean, obviously जो युद्ध में जाएगा वही जीतेगा। हम तो ऑलरेडी आ गए हाँ, तो है ही। इसमें और कोई कॉम्बिनेशन पॉलिसी का पॉसिबल है कि और एडिशन कहीं से FSI मिले और हम लोग मेंबर को बेनिफिट पास करें? फॉर एग्जांपल 33(19) करके कुछ तो हम लोगों ने सुना था, वो पॉलिसी में ज़्यादा थोड़ा और बेनिफिट शायद FSI मिल जाएगा। सर क्या होता है कि जब भी हमें एक देयर इज अ शिफ्ट ऑफ सिचुएशन। आज तक हम ये डेवलपर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट और कंज्यूमर, ये सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। द शिफ्ट इज़ दैट कि हम अभी ऐसे एरा में है कि जहाँ पे हम अभी तक FSI लिमिटेशन से बात कर रहे थे। अभी शिफ्ट ऐसा हो रहा है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे फ्री FSI है, लेकिन आपकी मैन्यूवरेबिलिटी, आपकी एम्यूनिटीज़, आपकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट रखता है। आज के डेट में भी आप 33(19) के हिसाब से पूरी FSI यहाँ पे ये प्लॉट पर लोड करो, हर एक के लिए पार्किंग हो, डेफिनेटली 120 मीटर से नीचे ही आप रहेंगे, मैक्सिमम 120 मीटर, उससे ऊपर जाके तो प्रैक्टिकल नहीं है।
यानी योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई कि आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो आप इसमें कितनी FSI लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे? प्लॉट तो वही है ना, जैसे हम बात करें कि ए विंग में हम एम्यूनिटीज़ नहीं दे सकते, प्लॉट तो वही है ना। जितने भी शॉप्स हैं उनको उनका एरिया, एडिशनल एरिया देके भी, लेकिन आप दर्शन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एसपी रोड का फ्रंटेज तो उतना ही है ना। तो वैसे ही आपके प्लॉट में भी हिंदुस्तान के स्टैंडर्ड के, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, हमारी लिफ्ट की स्पीड के हिसाब से, हमारे फायर टेंडर के हिसाब से, हमारी पार्किंग मेथड के हिसाब से हम कितनी FSI अपलोड कर पाएंगे। सो यू विल ऑल्सो, आई थिंक सर ऑल्सो विल बी एबल टू गाइड यू कि आप FSI लेके क्या करेंगे। सो मुझे नहीं लगता है कि 33(9) इज एन ऑप्टिमल यूजेज एज ऑफ नाउ, और वी ऑल विल हैव टू स्ट्राइव टू दिस ऑप्टिमल यूजेज नाउअडेज, तो ये काम हो पाएगा। तो सर जैसा आपने बताया कि सत्यन भाई इज योर लिटिगेशन एक्सपर्ट, आपने आई एम श्योर हमारे लिटिगेशन के बारे में भी उनसे बात किया होगा। आपको क्या लगता है अगर कि लिटिगेशन में जाते तो हमारे प्लॉट के ऊपर और हमारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ये कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट लिटिगेशन? ऐसा है ना कि हम कितना भी कोशिश करें, सामने वाला क्या करेगा युद्ध में वो तो हम बता नहीं सकते, ना मैं बता पाऊंगा, ना सत्यन भाई बता पाएंगे, ना बता पाएंगे। लेकिन हम ये तैयारी कर सकते हैं कि हम प्रॉपर सच हो, हम प्रॉपर लेम्यूनेटेड हो, हमारे पास प्रॉपर सेनापति हो और हमारे अंदर प्रॉपर जज्बा हो कि हम उसको कैसे भी करके बाहर निकालें। तो वही हिसाब से चलना पड़ेगा। आई मीन नो वन कैन गिव यू, सामने वाला क्या केवीएट फाइल करेगा, सामने वाला क्या स्टे ऑर्डर लेके आएगा या नहीं लेके आएगा या छोड़ देगा, तो नो वन कैन, बट देन वी सी दैट के विद बेस्ट ऑफ द हैंड्स हो सके उतनी हम प्रॉपरली एम्यूनेटेड, आपका फ्यूल कम नहीं होने देंगे, कभी भी आपकी तोप को फायर करने के लिए एम्यूनेशन कम नहीं होने देंगे। विटामिन एम आते रहेगा। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इन्होंने होमवर्क काफ़ी अच्छा किया है, 54 क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। मोस्टली मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए। एडिशनल क्वेश्चंस अगर मैंने कुछ पूछा नहीं और आप लोग को पूछना है? यस, फ्लैटनिंग हाइट 3 मीटर्स 10 फुट। स्लैब, फ्लोर टू स्लैब 10 मीटर, सॉरी 3 मीटर्स, स्लैब टू स्लैब, स्लैब टू स्लैब। स्लैब थिकनेस माइनस होगा। हमको टाइल से सीलिंग कितना मिलेगा? बराबर है मैडम? टाइल टू सीलिंग बराबर है? 9 फूट 6 इंच थी तो વધારે જ મળશે। So now 9.6 ગવર્મેન્ટ નો રેગ્યુલેશન છે, એનાથી વધારે મળશે। ગવર્મેન્ટ નું ઓછું છે, ઓકે, તો વધારે મળશે। और कोई क्वेश्चंस? संकेत कौन सा सिक्योरिटी? सॉरी, हाँ, गुड क्वेश्चन। तो सर आता मैं टीडीआर में બધું લોડ કર નાખ્યું, બટ યુ નો आफ्टर दैट જે કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ છે मेंबर्स માટે શું સર मेंबर्स के लिए क्या सिक्योरिटी है दैट वी विल कम बैक सेफली होम इन केस अगर कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट हमारे पास कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए। नॉर्मली इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वी ऑफर 2 काइंड ऑफ थिंग। वन इज आइदर बैंक गारंटी, और जो हमारा परमिसिबल एरिया है जिसके ऊपर हमने टीडीआर लोड कर दिया है और फ्री टू सेल एरिया है, उसके ऊपर आप क्लियर ले सकते हैं, आइदर ऑफ द केस। सो दैट एरिया वी विल नॉट सेल विदाउट डिस्क्लोजिंग योर, विदाउट टेकिंग योर एनओसी। और वो भी ऐसा नहीं है जो बनने वाला है हवा में, जैसे आपके ऊपर जो लोड किया है, जो टीडीआर लोडेड एरिया है विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल, विच इज़ ऑन द टेबल। सो आइदर यू टेक दैट क्लियर और या तो बैंक गारंटी या तो फिर उनका जो सेलेबल एरिया है वो सोसाइटी को मॉर्गेज होगा, वो तब तक नहीं बेच सकते जब तक अपन उसको क्लियर नहीं करते, मतलब अपना सिक्योरिटी क्लियर होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो लोग सेल कर सकते हैं। ईदर ऑफ देम। और कोई क्वेश्चन? सतीश भाई, ओवर टू यू। थैंक यू हेमंत भाई। तारिक भाई को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने सुना, लास्ट मैंने सितंबर में आपको मिला था और अभी सेकंड टाइम आपको मिल रहा हूँ, तो एक लाइन में मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगा जो मेरा रीडिंग है कि इनका दिल बड़ा है और अटैचमेंट जो मतलब जो ऑफ़र जो उन्होंने दी है, जो जिस तरह का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरह की उन्होंने बातें की, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इन वन लाइन कि इस पर्सन का दिल बड़ा है। तो इसे आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ।
दूसरा सर इनका प्लस पॉइंट ये है कि अटैचमेंट यहाँ पे है, हरिओम के लिए इनका अटैचमेंट है, तो वो इनका प्लस पॉइंट है कि एज कम्पेयर टू, क्योंकि रीडेवलपमेंट सर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि रीडेवलपमेंट लीगल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल और ह्यूमन जो कैसे आप डील करते हो उसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आदमी का अटैचमेंट इमोशनल का और फीलिंग्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है रीडेवलपमेंट में, क्योंकि अच्छे बिल्डर मिल जाते हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, या तो रूड है या जैसा बोल देते, तो वो जो प्लस पॉइंट है वो आपके पास अवेलेबल है ओशो में। अभी बाकी जो पॉइंट्स रहते हैं, समझो फाइनेंस का सर जैसा बताया इन्होंने कि फाइनेंस के इसके ऊपर कुछ लोगों ने इश्यूज रेज किए थे कि भाई फाइनेंस का है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब इम्प्रूवाइज ऑफर सबमिट करते हैं उसमें थोड़ा अगर डिटेल में अगर स्टेटमेंट दे देंगे तो क्लैरिटी आ जाएगा। आपके पास है अरेंजमेंट है जो आपने ऑलरेडी बताया, उसका अगर आप दे देते हैं तो हम मेंबर्स को और बेटर वे में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे विथ फिगर्स एंड फैक्ट्स, तो आपका वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऑफर आपका काफ़ी ऑलरेडी कंपेयर। मैं इंटरप्ट किया। यस सर। या सो मेरा हर एक मेंबर से रिक्वेस्ट है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई दुकान में भी जाते हैं तो हम कुछ खरीदना चाहते हैं, हम खरीद के देखते हैं कि भाई हमको ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन हमें क्या लेना है, आपके प्रोजेक्ट में कितने पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास नहीं होगा, मैं आपको मानता हूँ, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मैंने ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया है और मेरे पास उतना पैसा होगा कि आपके प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है तो ही मैं आगे बात करूँगा और वो सब डॉक्यूमेंट दूँगा। लेकिन वो कंपेयर करना चाहिए, शायद मैं नहीं बोलना चाहता था ये स्पीकर पे ये बात, लेकिन शायद हमारे पीछे की सोसाइटी में ही एबीडी के तीनों डेवलपर के पास मेरे से 10 गुना ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन वो 7 साल से रुके हैं क्योंकि धगश नहीं है, काम नहीं है। So what is required that members should do? I will definitely give whatever documents they demand. यानी कि इंटेंशन क्लियर है। ये कनेक्शन में क्वेश्चन किसी मेंबर ने पूछा था कि आपके ज़्यादा प्रोजेक्ट दिखते नहीं है, आप 1 के 2 ही प्रोजेक्ट करते हो, ऐसा क्यों, जबकि इतना रीडेवलपमेंट का मार्केट ओपन है और आपके पास 65% टाइम अवेलेबल है। मैं वही में बोला, मेरे पास वैसे ही बहुत टाइम अवेलेबल है और मुझे नहीं, मैं कभी भी ऐसे डॉग रेस में नहीं पड़ा। मैं 2008 में ऐसे भी डेवलपर के साथ काम किया है जो आज नहीं है, 2012 में भी ऐसे टेंडर है, लेकिन हम देखते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लिया, जो भी डिफिकल्टी आती है वो एंड करके वहाँ तक एंड तक लाते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं 10 प्रोजेक्ट करके भी उतना ही पैसा कमा पाऊँगा जितना मैं, और पैसा और शांति उतनी ही कमा पाऊँगा, शायद ज़्यादा कमा पाऊँगा 2 प्रोजेक्ट करके, और हर एक प्रोजेक्ट में ओसी लेके उसके बाद ही काम करना वो बेटर है। So time and quality is what you टाइम, क्वालिटी, अटेंडेंस, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। सर और एक क्वेश्चन था मेंबर्स ने, मैं पूछना भूल गया कि आपने जब हम लोग को आई थिंक बहुत समय पहले एक ऑफर दिया था हर एक जन को सेम एरिया लाइक 600 के आसपास का एरिया, 610 का फिगर जो आपने लास्ट टाइम जो बताया था, बीच में मीटिंग हुआ था, और अभी जब हम लोग देख रहे तो आपका ऑफर का परसेंटेज भी चेंज हो गया है, प्लस हर एक का एरिया इज गोइंग टू बी डिफरेंट, तो इतना बदलाव कैसे आ गया? प्लॉट वही है, लोग वही है, सब कुछ सेम है? सर प्लॉट वही है, लोग वही है, लेकिन क्या होता है कि हम जब भी फिनेंशियल फिजिबिलिटी कोई भी प्रोजेक्ट की बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। भाई हम जितना सेफ्टी फैक्टर बढ़ाते जाएंगे, मुझे तो बैंक गारंटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई ना कोई एसेट रख के आपको बैंक गारंटी देनी है, मैं जितनी बैंक गारंटी दूंगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा, उतना कॉस्ट बढ़ेगा, वो अल्टीमेटली तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे आएगा। कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने जेब से तो पैसा देगा नहीं। आपको ये एक बहुत फाइन ट्यूनिंग लाइन है। अभी आपने जो टेंडर निकाला है, डेफिनेटली आपने पब्लिक टेंडर निकाला है, आप प्रॉपरली हाई सेफ जोन में ही खेल रहे हैं, तो ये हाई सेफ जोन में आप जो भी खेलेंगे तो आपकी फिनेंशियल कॉस्ट कोई भी प्रोजेक्ट में करने के लिए वो काफ़ी हाई हो जाती है। जब भी आपकी फिनेंशियल कॉस्ट हाई होगी तो एज अ बिजनेसमैन आप उसकी कॉस्ट कहाँ ना कहाँ से तो आपको निकालनी पड़ेगी, तो आपका जो बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। आप जितना अभी फॉर एग्जाम्पल वन बोरीवली में हमको कुछ 6-7 करोड़ की कंस्ट्रक्शन गारंटी देनी थी, तो उन्होंने तभी हमने को 33% दिया हुआ था, तो उन्होंने बोला नहीं हमको और कुछ 1-2% ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने उसके जगह पे फ्लैक्स मॉर्गेज रखे, तो हमारी कॉस्ट कम आ गई, तो उनको 35% मिला। सो ये एक फाइन ट्यूनिंग है, सो फाइन ट्यूनिंग में कर सकते हैं। आई थिंक मैं उसको क्वेश्चन को रिवर्ट करूँगा, उस टाइम पे
जो 610 बोल रहे हैं, एवरी मेंबर विल गेट 610 और 600 स्क्वायर फीट राउंड ऑफ पकड़ रहे हैं। बट अभी हर एक जन को 610 नहीं मिलेगा, ये तो 600 नहीं मिलेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा। मैं अगेन 1 BHK का बात कर रहा हूँ, मैं 2 BHK और 3 BHK का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सर वो 610 का आंकड़ा अभी हिल जाएगा। सो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने अभी आपके 54 क्वेश्चन वाले सेशन में भी किया कि एक 12 तारीख के पहले आपके उसी का प्लान है, उससे हम एक टेबल बनाते हैं, फिर टेबल को प्रॉब्लम को टेबल पे लेके आते हैं कि कितने एरिया के वेरिएंट हैं, आपके ओसी में क्या एरिया है, आपके एग्रीमेंट में क्या एरिया है, और कितने अलग अलग टाइप के B1 से B4 में, जो व्हाट आई रिमेंबर आपके ग्राउंड फ्लोर के एरिया अलग होंगे, फर्स्ट टू 6th फ्लोर के तो सबके ऑलमोस्ट सेम होंगे, एक्सेप्ट वन फ्लैट जहाँ पे थोड़ा कॉर्नर कट है। तो एक बार एक लेट इट कम ऑन एन एक्सेल शीट, लेट इट कम ऑन अ टेबल, फिर हम देखते हैं कि टोटल एरिया में कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, या कितना एडिशनल कॉस्ट हो रहा है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। बराबर है, लॉजिकल। और कोई क्वेश्चन इस पे? यही एक मौका है आशिक भाई के पास, आज ही 65% खत्म करने हैं, कल नहीं मिलेंगे। तो और कोई डाउट है सोचिए, और जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ लेट अस क्लैरिफाई, क्योंकि ये मौका जो है अपने को एक एक और ब्रेक वाला होगा। पर 12 तारीख को सबमिट करेंगे, बट उनको भी क्लैरिटी होना चाहिए कि 12 तारीख को क्या देना है। तो अपना रिक्वायरमेंट देंगे तो वो अपने को उस तरह का ऑफर देंगे। बराबर आशिक भाई, बाविन भाई? एब्सोल्युटली। सो अगर अपने को लगता है और कोई कंसर्न उनको अभी रेज करना है या अपना रिक्वायरमेंट, टीवी चाहिए आपको घर में, उनको टीवी चाहिए घर के अंदर। मैंने अंकल वो सब में अभी नहीं जाते हैं, वो उसके लिए टाइम आएगा, हम हर चीज़ के लिए करेंगे, ऐसा कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं नक्की करने से पहले। तो सर जैसा कि भाई ने बताया कि अगर रिस्क आप लेते, सॉरी आशिक भाई, रिस्क ज़्यादा आप लेते हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सेफ खेलना चाहते हैं तो नेचुरली उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। सर प्रोजेक्ट को बेयर करनी पड़ेगी, आप प्रोजेक्ट को, यानी अल्टीमेटली इनको मेंबर्स को ही कम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इधर और वो रिजनेबल और फेयर बात है। सर आपका मैंने देखा प्रोफाइल की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंसिस्टेंटली आप कर रहे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपका रीडेवलपमेंट का एक्सपीरियंस, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जो मेंबर्स है उसको डील करने का जो एक्सपीरियंस है आपका एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपका ज़्यादा है। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे, और हरिओम को आप जानते हैं इतने सालों से, तो उस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे हमारी सोसाइटी के लिए कि नंबर 1 पहले तो टाइम और डिसीजन प्रोसेस के लिए, क्योंकि मैंने आपके एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट का मैंने एनालिसिस किया आपके इसमें, तो जो अपॉइंटमेंट हुआ था 2013 में और सीसी जो आया क्लिंट सीसी वो आया 2016 में, तो नेचुरली सोसाइटी की तरफ से डीएम होने में या जो प्रोसीजर हुई थी प्लानिंग में काफ़ी टाइम निकला। तो वो फॉर एग्जांपल पूरा प्रोजेक्ट डे 1 से मैं काउंट करता हूँ, अगर अपॉइंटमेंट से डेट उसी डेट तक 84 मंथ्स था, कंस्ट्रक्शन में आपने 42 मंथ्स लिए थे सिर्फ, तो बाकी के मतलब ये हो गया कि डिसीजन प्रोसेस में ही 42 मंथ्स लगे। तो वो चीज़ हमारे यहाँ ना हो। देखिए डिमोलिशन के बाद इट इज़ 100% अवर मैटर, ठीक है। डिमोलिशन के पहले और बिफोर अपॉइंटमेंट 100% वो सोसाइटी और सोसाइटी मेंबर्स की बैटिंग है। बीच का जो टाइम है उसके अंदर सिर्फ सोसाइटी और सिर्फ डेवलपर नहीं होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। आपने एक सोसाइटी की बात की, तो उसमें ऐसा हो गया कि सोसाइटी ने कन्वेंस लिया था, लेकिन सोसाइटी ने कन्वेंस लिया तो उसमें उन्होंने सिर्फ भाई लोगों को पार्टी बनाया था। सिस्टर्स वर नॉट मेड टू द पार्टी, इट वॉज टेकन इन 76, और अचानक बैंगलोर इधर उधर से 2-3 सिस्टर्स के बच्चे लोग आ गए कि हमारा कन्वेंस लिया नहीं गया है तो हमारा राइट्स बनता है, और उन्होंने सिटी सर्वे में जाके PR कार्ड का अपना नाम भी पेमेंट करा दिया। तो फिर हमको वो सिस्टम के साथ सेटल करना पड़ा, ऑब्वियसली इन टेंडर विद सोसाइटी। तो हर एक प्लॉट का बॉम्बे हमें दिखता है उतना सीधा नहीं है, आप भी जानते हैं। हर एक प्लॉट में अपना अपना निटी-ग्रिटीज़ होता है, कहाँ पे कुछ लैंड का निटी-ग्रिटी है, कहाँ पे एक्सेस का है, कहाँ पे ओनरशिप का है, कहाँ पे मेंबर्स ओनरशिप का होता है, कभी कभी मेंबर्स के अंदर ही ओनरशिप के इशू होते हैं।
तो ये हमें तो जैसे ही फील्ड में जाएंगे ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज़ को काम करना पड़ेगा। और रीडेवलपमेंट में फॉर्चुनेटली मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली एज आई टोल्ड यू, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी लैंड बैंक थी नहीं कभी भी कि मैं कर पाऊँ, तो यही एक ओपनिंग मिला था रीडेवलपमेंट। सो हमारे लिए ये फुल टाइम जॉब है। तो ये जो भी छोटी मोटी इनिशिएटिव, और आपके प्लॉट में भी आएगी, इट्स नॉट दैट कि नहीं आएगी, तो जो आएगी वो साथ में फेस करेंगे, कोशिश करेंगे हो सके उतना जल्दी हम उसके ऊपर आए। ये सब चीज़ के लिए एक ही चीज़ जो मेंबर से